गुड मॉर्निंग साकेत आईएएस के यूट्यूब चैनल पर सभी लोग वापस आ जाइए और हमारे ARO 2023 स्पेशल जो हमने टेस्ट सीरीज शुरू की है उसका फायदा उठाइए सभी लोग। क्वेश्चन सेट नंबर 4 पर आज हम लोग डिस्कस करेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था के, और जो 3 सब्जेक्ट शुरू किए जा रहे हैं उनमें से तीसरा सब्जेक्ट भी जल्दी ही शुरू होने वाला है, साइंस वाला। तो सभी लोग इसका फायदा उठाइए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए जिससे कि आप आरओ एग्जाम में बहुत अच्छा सा परफॉर्म कर सकें। तो हमारे भारतीय अर्थव्यवस्था के सेट 4 पर आज हम लोग डिस्कस करेंगे। इकोनॉमी के 3 सेट हो चुके हैं, जिन्होंने मिस कर दिया है वापस जाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे और फिर इसको देखेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर आ जाते हैं। पेपर प्रैक्टिस सेट 4 के क्वेश्चन नंबर 1 हमारा स्क्रीन पर है और क्वेश्चन है, केंद्र एवं राज्यों के मध्य वित्त का बंटवारा किया जाता है। जो केंद्र सरकार होती है और जो राज्य सरकारें होती हैं, इनके बीच में वित्त का बंटवारा, वित्त का मतलब क्या होता है? वित्त का मतलब होता है फंड, यानी कि पैसा। तो केंद्र और राज्यों के बीच में वित्त जो बांटा जाता है वह किसकी सिफारिश पर बांटा जाता है? ए, वित्त मंत्रालय की सिफारिश पर, बी, वित्त आयोग की सिफारिश पर, सी, आरबीआई या रिजर्व बैंक की सिफारिश पर, डी, नाबार्ड की सिफारिश पर। राइट आंसर इसका होगा बी, वित्त आयोग की सिफारिश पर। वित्त आयोग जो है ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, संवैधानिक संस्था है और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 में यह प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक 5 वर्ष पर राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग का गठन किया जाएगा और यह वित्त आयोग राष्ट्रपति को वित्तीय अनुशंसाएं या सलाह प्रदान करेगा। तो इनमें से एक सलाह ये भी होती है कि केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को कितना पैसा दिया जाए, यानी कि केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को जो वित्त दिया जाए उसमें कितनी हिस्सेदारी हो राज्यों की, इसके बारे में सलाह देने का कार्य भी कौन करता है? वित्त आयोग द्वारा ही किया जाता है। देखिए, हर 5 साल पर वित्त आयोग का गठन होता है। तो वर्तमान में 15वें वित्त आयोग का कार्यकाल चल रहा है। वर्तमान में 15वां वित्त आयोग चल रहा है और इसके जो अध्यक्ष हैं वो कौन हैं? डॉक्टर एन.के. सिंह। डॉक्टर एन.के. सिंह की अध्यक्षता में 15वां वित्त आयोग का कार्यकाल चल रहा है और ये 2020 से 2025 तक रहेगा, यानी कि 1 अप्रैल 2020 से लेकर के 31 मार्च 2025 तक के 5 वर्षों के लिए केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को कितना फंड या वित्त दिया जाएगा, इसकी सिफारिश 15वां वित्त आयोग करेगा, जिसके अध्यक्ष हैं डॉक्टर एन.के. सिंह। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, केंद्रीय बजट में राजस्व व्यय की सबसे बड़ी मद क्या होती है? भारत सरकार द्वारा जो बजट प्रस्तुत किया जाता है उस बजट में सरकार अपनी आय और व्यय के दस्तावेज विवरण को दिखाती है। तो पूछा गया है कि भारत सरकार द्वारा प्रस्तुत किए गए बजट में सरकार के सबसे बड़े व्यय कौन से होते हैं, जिन पर सरकार सबसे ज्यादा खर्च करती है राजस्व व्यय में, वो इनमें से क्या होता है? ऑप्शन ए, रक्षा व्यय, ऑप्शन बी, मुख्य उपादान का मतलब है यहाँ पर सब्सिडी, सी, ब्याज अदायगी, डी, राज्यों का अनुदान। तो हमारा राइट आंसर इसमें होगा सी, ब्याज अदायगी। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि सरकार द्वारा जो खर्च किया जाता है राजस्व व्यय के अंतर्गत, बजट के 2 भाग होते हैं, एक राजस्व बजट और दूसरा पूंजी बजट। तो राजस्व बजट में ही राजस्व आय और व्यय की बात की जाती है। तो उस राजस्व व्यय का मतलब होता है चालू वर्ष में किया जाने वाला व्यय। तो इसमें सरकार जो सबसे ज्यादा खर्च करती है वो ब्याज पर खर्च करती है। इस आंकड़े से यह पता चलता है कि हमारी सरकार जो है वो कर्ज पर निर्भर है, ऋणों के पर निर्भर है, इसीलिए ब्याज के रूप में बहुत ज्यादा खर्च सरकार को करना पड़ता है। अगला क्वेश्चन, आर्थिक सर्वेक्षण इकोनॉमिक सर्वे प्रतिवर्ष संसद में प्रस्तुत किया जाता है। जो इकोनॉमिक सर्वे होता है वित्त मंत्री द्वारा लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, वह कब प्रस्तुत किया जाता है, ये पूछा है आपसे। ऑप्शन ए, आगामी वर्ष के बजट प्रस्तुतिकरण से पहले,
ऑप्शन बी आगामी वर्ष के बजट प्रस्तुतिकरण के पश्चात, ऑप्शन सी वित्त विधेयक के प्रस्तुतिकरण के पश्चात, ऑप्शन डी उसका बजट के प्रस्तुतिकरण से कोई संबंध नहीं है। राइट आंसर होगा आगामी वर्ष के बजट प्रस्तुतिकरण के पूर्व। देखिए, जब सरकार बजट पेश करती है तो बजट के जो 5 चरण होते हैं, बजट प्रस्तुत करने के 5 चरण होते हैं संसद में, तो उनमें सरकार द्वारा बजट प्रस्तुत करने से पहले, एक दिन पहले, जैसे अगर कल बजट प्रस्तुत किया जाना है तो उसके एक दिन पहले जो है सरकार क्या करती है, एक आंकड़ा प्रस्तुत करती है देश की अर्थव्यवस्था से संबंधित। उसे हम इकोनॉमिक सर्वे या आर्थिक सर्वेक्षण कहते हैं और यह वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। इसमें पिछले वर्ष होने वाली जो सरकार की आय और व्यय है उसकी विस्तृत जानकारी दी जाती है। तो ये इकोनॉमिक सर्वे बहुत महत्वपूर्ण होता है। यह आगामी वर्ष का बजट प्रस्तुत करने से पहले पेश किया जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत सरकार के बजट के कुल घाटे में किस घाटे का सबसे अधिक योगदान है? देखिए, इस प्रश्न को 2 तरीके से समझेंगे। पहला ये कि अगर ये पूछा जाए कि सब बजट का सबसे बड़ा घाटा कौन सा होता है तो इसका उत्तर कुछ और होगा, लेकिन पूछा गया है कि भारत सरकार के बजट का सबसे बड़ा घाटा कौन सा है, या भारत सरकार के बजट का कुल घाटे में, यानी कि भारत सरकार के बजट में जो कुल घाटा होता है उस कुल घाटे में सबसे बड़ा योगदान कौन करता है, कौन से घाटे की वजह से सरकार का बजट घाटा बढ़ जाता है, ये प्रश्न पूछा गया है। ए प्राथमिक घाटा, बी राजकोषीय घाटा, सी राजस्व घाटा और डी आय व्यय घाटा। अब इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले आपको भारत सरकार के व्यय के बारे में, उसकी संरचना के बारे में, उसके नेचर के बारे में पूरी जानकारी होना जरूरी है। तो आपसे यहाँ पूछा गया है कि भारत सरकार के जो घाटे बढ़ रहे हैं, बजट के घाटे बढ़ रहे हैं, इनमें से किसके कारण बढ़ रहे हैं? राइट आंसर होगा सी राजस्व घाटा। लेकिन अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता कि सरकार का सबसे बड़ा घाटा कौन सा होता है, तब राजकोषीय घाटा हो जाता। अब देखिए, भारत सरकार का राजकोषीय घाटा बढ़ा हुआ है किसके कारण? राजस्व घाटे के कारण। तो राइट आंसर इस प्रश्न का क्या होगा? राजस्व घाटे के कारण भारत सरकार का कुल घाटा अधिक होता है। राजस्व घाटा क्या है? राजस्व घाटे का मतलब है चालू वर्ष में, यानी कि करेंट ईयर में सरकार की आय का कम हो जाना और व्यय का अधिक हो जाना, जिसकी वजह से राजस्व घाटा बढ़ता है और फाइनली अंतिम रूप से राजकोषीय घाटा बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, कथन और कारण का प्रश्न है, बहुत अच्छे से समझेंगे। कथन है हीनार्थ प्रबंधन से मुद्रास्फीति होती है। हीनार्थ प्रबंधन यानी कि डिफिसिट मैनेजमेंट को मैंने आपको बजट में पढ़ाया है, देखिएगा, वीडियो पढ़ा हुआ है। हीनार्थ प्रबंधन क्या होता है? जब सरकार के बजट में घाटा हो जाए और इस घाटे को पूरा करने के लिए सरकार अतिरिक्त धन का, वित्त का प्रबंध करे, तो इस प्रक्रिया को हीनार्थ प्रबंधन या घाटे की वित्तीय व्यवस्था या इंग्लिश में डिफिसिट मैनेजमेंट कहते हैं। जब डिफिसिट मैनेजमेंट होता है तो सरकार बहुत सारे माध्यम से अतिरिक्त धन या पूंजी का प्रबंध करती है और निश्चित तौर पर इससे अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि इससे मुद्रा की आपूर्ति वस्तुओं और एवं सेवाओं की तुलना में अधिक हो जाती है। तो कथन और कारण दोनों सही हैं और कारण जो है वो कथन की स्पष्ट व्याख्या भी करता है। तो राइट आंसर होगा ए, क्योंकि ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। अब इन दोनों बातों को जोड़कर देखें तो हम क्या कह सकते हैं कि हीनार्थ प्रबंधन से बाजार में मुद्रा की आपूर्ति वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति से अधिक हो जाती है, जिसकी वजह से मुद्रास्फीति आ जाती है। देखिए, जब सरकार अपना घाटा पूरा करने के लिए नई मुद्रा छपवाती है या कहीं से भी धन का व्यवस्था करती है तो बाजार में मुद्रा की आपूर्ति तो बढ़ी जाएगी ना, और जब मुद्रा की आपूर्ति बढ़ेगी तो मुद्रा का मूल्य कम होगा और वस्तु का मूल्य बढ़ जाएगा। इससे बाजार में तेज महंगाई आ जाएगी।
अगला प्रश्न है, संघ वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है। ये जो वित्त आयोग के बारे में अभी मैंने आपको बताया अनुच्छेद 280 के तहत वहीं से प्रश्न है, तो उसके बारे में कौन कौन से सही है। आईएएस का प्रश्न है ये। 2 पॉइंट दिए हुए हैं, आपको बताना है कि कौन कौन से सही हैं, कूट के आधार पर उत्तर देंगे आप। पहला कथन है, वित्त आयोग में 1 अध्यक्ष तथा 6 सदस्य होते हैं। दूसरा, यह अपना प्रतिवेदन का मतलब होता है रिपोर्ट, यह अपना प्रतिवेदन नीति आयोग को प्रस्तुत करता है। तो तथ्यों के आधार पर लगता है कि ऑप्शन बी सही है, क्योंकि ना तो ए सही है ना ही बी सही है, यानी कि ना तो पहला सही है ना ही दूसरा सही है, दोनों ही गलत हैं। पहला भी गलत है और दूसरा भी गलत है, क्योंकि वित्त आयोग में इसमें लिखा हुआ है 1 अध्यक्ष तथा 6 सदस्य होते हैं, जबकि रियलिटी में वित्त आयोग में 1 अध्यक्ष और 4 सदस्य होते हैं। 2 सदस्य स्थायी होते हैं और 2 सदस्य स्थायी का मतलब पूर्णकालिक होते हैं और 2 अस्थायी होते हैं। तो वित्त आयोग में 1 अध्यक्ष होता है, वास्तव में 1 अध्यक्ष होता है प्लस 4 सदस्य होते हैं, 5 सदस्य होता है, जबकि इसमें 7 सदस्य हो गए, इसलिए ये कथन गलत है। दूसरा क्या है, वित्त आयोग अपना प्रतिवेदन नीति आयोग को सौंपता है? बिल्कुल नहीं, नीति आयोग को नहीं सौंपता है, बल्कि किसको सौंपता है? राष्ट्रपति को। तो सही उत्तर क्या है कि वित्त आयोग में 1 अध्यक्ष और 4 सदस्य होते हैं और वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट जो है वो राष्ट्रपति को सौंपता है, ना कि नीति आयोग को, इसलिए दोनों कथन गलत हैं। राइट आंसर बी है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम जीएसटी मतलब गुड्स एंड सर्विस टैक्स वस्तु एवं सेवा कर नियमों के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक प्रावधान करता है? ऑप्शन ए 101वां संशोधन अधिनियम, ऑप्शन बी 102वां संशोधन अधिनियम, ऑप्शन सी 103वां संशोधन अधिनियम और ऑप्शन डी 104वां संशोधन अधिनियम। आप जानते हैं जीएसटी जो है लागू करने के लिए संविधान में संशोधन करना पड़ा था, क्योंकि जीएसटी लागू करने के लिए पुरानी कर संरचना को बदलना जरूरी था और इसके लिए संविधान में संशोधन जरूरी हो गया था। तो इसमें जिस अधिनियम के द्वारा, जिस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जीएसटी लागू किया गया वो था 101वां संशोधन अधिनियम, ऑप्शन ए। इसी अधिनियम के बाद 1 जुलाई 2017 को जो है जीएसटी लागू किया गया था। बहुत महत्वपूर्ण है, ये पूछा जाता है बार बार। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत में प्रत्यक्ष कर कोड यानी कि डायरेक्ट टैक्स कोड डीटीसी, भारत में प्रत्यक्ष कर कोड इनमें में से किससे संबंधित है? ये जो प्रत्यक्ष कर संहिता है इसका संबंध इनमें से किससे है? ए बिक्री कर, बी आयकर, सी उत्पाद कर, डी सेवा कर। ठीक है, सेल टैक्स, इनकम टैक्स, एक्साइज टैक्स और सर्विस टैक्स। तो पूछा गया है कि जो डीटीसी है, डायरेक्ट टैक्स कोड है, इसका संबंध इनमें से किससे है? तो राइट आंसर है बी इनकम टैक्स से, यानी कि आय कर संहिता को ही हम डीटीसी के अंतर्गत रखते हैं, जिसमें सरकार द्वारा विभिन्न स्लैब के आधार पर यह निर्धारित किया गया है कि किस आय के बदलाव के साथ साथ करों की दरें क्या होंगी। इसे हम प्रत्यक्ष कर कोड कहते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित करों में से कौन सा कर ग्राम पंचायतों द्वारा लगाया जाता है? आप जानते हैं भारत में 73वें और 74वें संविधान संशोधन के द्वारा राजनीतिक विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई। तो इसमें 73वें संविधान संशोधन का संबंध किससे है? पंचायती राज व्यवस्था से है। और इसी 73वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायतों को कुछ अधिकार, कुछ विषय दिए गए जिन पर ये कानून बना सकते हैं, टैक्स लगा सकते हैं। तो पूछा गया है इनमें से कौन सा ऐसा क्षेत्र है जो ग्राम पंचायतों के अधिकार में आता है, ग्राम पंचायतें उन पर टैक्स लगा सकती हैं।
ए बिक्री कर, बी भू राजस्व कर, सी स्थानीय मेलों पर कर और डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो इनमें से कौन सा कर ग्राम पंचायत लगाती हैं? सी स्थानीय मेलों पर लगने वाला जो कर है ये ग्राम पंचायतों के अधिकार क्षेत्र में आता है। जैसे गांव में मेले होते हैं ना, तो उन मेलों पर जो टैक्स लगता है। अगला प्रश्न, जुलाई 2017 से वस्तु एवं सेवा कर को लागू करने की यह प्रत्याशा है कि, पूछा गया है कि 1 जुलाई 2017 से भारत में जो जीएसटी लागू किया गया उसको लगाने के पीछे क्या उद्देश्य था, क्यों लगाया गया जीएसटी? क्योंकि जीएसटी लागू करने से भारतीय कर संरचना में एक व्यापक बदलाव आया, तो इसको करने की क्या आवश्यकता थी ये पूछा गया है। क्या होगा जीएसटी लागू करने से? ए भारतीय बाजार में एक रूपता आएगी, बी कर अनुपालन में सुधार आएगा, सी उपरोक्त में केवल पहला सही है, ए सही है, डी ए और बी दोनों सही हैं। तो राइट आंसर होगा हमारा ए और बी दोनों सही हैं, क्योंकि जीएसटी लागू करने से अलग अलग राज्यों द्वारा लगाए जाने वाले तमाम कर समाप्त हो गए और सभी राज्यों के द्वारा लगाए जाने वाले कर जीएसटी में शामिल होने से केंद्रीय स्तर पर जब कर लगेगा तो संपूर्ण देश में एक रूपता आएगी, यानी कि एक राष्ट्र एक कर, एक राष्ट्रीय कर के रूप में जीएसटी को लागू किया गया। और जब कर बराबर और एक समान होगा तो कर अनुपालन में सुधार भी आएगा। तो ए और बी दोनों सही हैं। अगला क्वेश्चन, जीएसटी किस प्रकार का कर है? ए प्रत्यक्ष कर, प्रत्यक्ष कर क्या होते हैं? जो डायरेक्ट होते हैं उन्हें हम प्रत्यक्ष कर कहते हैं। दूसरे अप्रत्यक्ष कर यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होते हैं अभी हम बताएंगे आपको। तो पूछा गया है कि क्या है ये? सी वस्तुओं एवं सेवाओं के प्रकार पर निर्भर करता है, डी इनमें से कोई नहीं। पूछा है जीएसटी इनमें से किस प्रकार का कर है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है। क्या अंतर होता है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर में? इनमें से डायरेक्ट टैक्स का उदाहरण क्या हो सकता है? इनकम टैक्स। ठीक है, इनकम टैक्स क्या है? प्रत्यक्ष कर है, क्योंकि जिस पर लगाया जाता है वही इसको पे करता है। जैसे किसी व्यक्ति पर अगर इनकम टैक्स लगाया गया है, उसकी इनकम पर लगाया गया है, तो उस टैक्स का भुगतान वही व्यक्ति करेगा। लेकिन अगर उस व्यक्ति पर जीएसटी लगाया गया है तो वह उस टैक्स का भार अपने ग्राहक पर डाल देगा। यानी कि यह एक ऐसा कर होता है, अप्रत्यक्ष कर एक ऐसा कर होता है जो लगाया तो जाता है व्यापारी पर, लेकिन इसका जो भुगतान है, जो पेमेंट है, वो कंज्यूमर करता है, ग्राहक करता है। क्योंकि अप्रत्यक्ष करों को वस्तुओं की कीमतों में जोड़ करके ग्राहक से वसूला जाता है, जबकि प्रत्यक्ष कर उसी व्यक्ति द्वारा दिए जाते हैं जिस पर ये लगाए जाते हैं। तो अप्रत्यक्ष करों के बहुत सारे उदाहरण, जैसे सर्विस टैक्स, जैसे वैट, कुछ चीजों पर वैट अभी लगा हुआ है वो भी अप्रत्यक्ष कर है। इसके अलावा सर्विस टैक्स मैंने बताया, सीमा शुल्क जो है ये भी अप्रत्यक्ष कर का ही उदाहरण है। तो अप्रत्यक्ष करों के घटने बढ़ने से सामान सस्ता और महंगा होता है, जबकि प्रत्यक्ष करों के घटने बढ़ने से ग्राहक की जेब में पैसे की मात्रा घटती और बढ़ती है। दोनों का अलग अलग प्रभाव पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए इनमें से कौन कौन से सही हैं। 3 पॉइंट है, तीनों को पढ़ करके बताइए कि कौन से सही है। पहला है, जीएसटी परिषद की अध्यक्षता संघीय वित्त मंत्री करते हैं और केंद्र के राजस्व या वित्त के प्रभारी राज्य मंत्री इसके सदस्य होते हैं। देखिए, जब जीएसटी बिल पास किया गया था संसद में, तो उसी में एक राष्ट्रीय स्तर पर जीएसटी परिषद की स्थापना का प्रस्ताव भी रखा गया और यह कहा गया कि जीएसटी परिषद के द्वारा ही जीएसटी से संबंधित फैसले, निर्णय लिए जाएंगे और इस जीएसटी का जो अध्यक्ष है वो केंद्रीय वित्त मंत्री है। बिल्कुल सही है। और इसके जो सदस्य हैं वो राज्य मंत्री हैं और केंद्र के राजस्व या वित्त मंत्री प्रभारी, वित्त के प्रभारी इसके सदस्य हैं। ये बिल्कुल सही है। ठीक है, यह कथन सही है। दूसरा है, जीएसटी परिषद की दर से, जीएसटी परिषद कर दर से छूट वाली वस्तुओं के बारे में निर्णय करेगी और नई कर नीति की डेली निर्धारण भी करेगी। यानी कि नई कर का निर्धारण भी करेगा,
किस वस्तु पर कितना जीएसटी लगाया जाए, इसका फैसला कौन करेगा? इसका फैसला जीएसटी ही करेगा। तो पहला भी सही है और दूसरा भी सही है। तीसरा, राज्य सरकारों के पास वैट उगाही का विकल्प होगा यदि वे ऐसा चाहे, ये बिल्कुल सही नहीं है। यानी कि जीएसटी परिषद में इस बात का कोई उल्लेख नहीं है, क्योंकि जीएसटी सभी राज्यों के लिए समान है, उसमें किसी के पास कोई विकल्प नहीं है। तो पहले दो कथन सही हैं, तीसरा गलत है। राइट आंसर होगा आपका डी, केवल 1 और 2 सही हैं। अगला प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। एक तरफ टैक्स दिया हुआ है और दूसरी तरफ सूची में दिया गया है कि यह टैक्स किस पर लगाए जाते हैं। आपको सही मैच करके बताना है कूट के आधार पर। कैपिटल गेन टैक्स, ठीक है, कैपिटल गेन टैक्स यानी कि पूंजी आय कर, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी यानी कि केंद्रीय उत्पाद कर, कस्टम ड्यूटी यानी कि सीमा शुल्क, कारपोरेट टैक्स यानी कि निगम कर, इनका संबंध आपको जोड़ना है। तो सबसे पहले कैपिटल गेन टैक्स यानी कि पूंजी आय कर का लगा देते हैं। कैपिटल गेन टैक्स जो है ये संपत्ति की बिक्री पर लगाया जाता है। यानी कि जैसे आपने कोई सामान 1 लाख का खरीद करके उसको 2 लाख का बेचा है, तो आपने कितनी पूंजी कमाई? 1 लाख रुपए कमाया, क्योंकि 2 लाख में बेचा है पर खरीदा 1 लाख का था ना, तो आपने कमाया केवल 1 लाख है। तो जो 1 लाख रुपए आपने कैपिटल गेन किया है उस पर टैक्स लगेगा। यानी कि जो संपत्ति आप बेचते हैं उस संपत्ति से जो लाभ अर्जित करते हैं उस लाभ पर लगने वाला टैक्स है कैपिटल गेन टैक्स। और यह एक प्रत्यक्ष कर है। जिसकी संपत्ति है, जैसे मैंने अगर कोई संपत्ति बेच करके लाभ कमाया है तो यह टैक्स मुझे ही देना पड़ेगा, ना कि उस व्यक्ति को जिसने मुझसे संपत्ति खरीदी है। तो यह प्रत्यक्ष कर है, इसीलिए इसे उसी व्यक्ति द्वारा दिया जाएगा जिसने संपत्ति को बेचा है। तो कैपिटल गेन का संबंध किससे है? संपत्ति बिक्री से। दूसरा है सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, इसका संबंध किससे है? फैक्ट्री निर्मित वस्तु, यानी कि जो फैक्ट्रियों और कारखानों में जो सामान बनता है उस पर जो केंद्र सरकार का जो टैक्स लगता है वो सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी है। यह एक अप्रत्यक्ष कर है, ठीक है। तीसरा है कस्टम ड्यूटी, सीमा शुल्क, किस पर लगता है? इंपोर्ट पर, आयात पर। जैसे दूसरे देशों से हमारे देश में वस्तुओं का जो आयात होता है उस पर सरकार यह टैक्स लगाती है, ताकि आयात पर सरकार का नियंत्रण रहे, ताकि हमारे घरेलू उद्योगों और व्यापार को हम थोड़ा सा सुरक्षा प्रदान कर सकें। तो इसीलिए आयात पर लगने वाला कर कस्टम ड्यूटी है, और यह कस्टम ड्यूटी भी एक अप्रत्यक्ष या इनडायरेक्ट टैक्स है। चौथा है कारपोरेट टैक्स या निगम कर, इसका संबंध किससे है? आय से। यानी कि जैसे अगर देखा जाए तो इनकम टैक्स या आय कर 2 प्रकार का होता है। एक होता है पर्सनल इनकम टैक्स और दूसरा होता है कंपनी इनकम टैक्स। तो पर्सनल इनकम टैक्स किसी व्यक्ति की वार्षिक कुल आय पर लगने वाला कर है, जबकि कंपनी इनकम टैक्स किसी कंपनी की वार्षिक शुद्ध आय पर लगने वाला कर है। इसी कंपनी इनकम टैक्स को हम कॉर्पोरेट टैक्स भी कहते हैं। तो ये किस पर लगता है? आय पर। किसकी आय पर? कंपनी की आय पर। चलिए इसको मैच करके देखते हैं कि कौन सा कूट हमारा राइट आंसर होगा। तो ए का है चौथा, ए का चौथा हमको यहाँ दिखाई दे रहा है। बी का जो है वो 2 है, यहाँ दिखाई दे रहा है। पहले का चौथा, दूसरे का दूसरा और तीसरे का तीसरा आयात, यानी कि कस्टम ड्यूटी का संबंध किससे है? आयात से। और कॉर्पोरेट टैक्स का संबंध है पहले आय से, यानी कि राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ठीक है। अगला क्वेश्चन, शराब पर उत्पादन कर लगाया जाता है। देखिए शराब जो है
अभी भी जीएसटी के दायरे में नहीं आता। शराब और पेट्रोलियम उत्पाद जो है अभी भी पुरानी कर व्यवस्था के अंतर्गत आते हैं। तो पूछा गया है कि जो शराब का उत्पादन होता है उस पर जो टैक्स लगाया जाता है ये कौन लगाता है? ए केंद्र सरकार, बी राज्य सरकारें, सी नगर निगम और डी जिला बोर्ड के द्वारा। तो शराब के उत्पादन पर केंद्र सरकार कर लगाती है, लेकिन अगर प्रश्न आ जाता कि शराब की बिक्री पर कौन कर लगाता है, तो शराब की बिक्री पर राज्य सरकारें टैक्स लगाती हैं, क्योंकि बिक्री पर जो कर लगता है शराब की वो है वैट, वैल्यू एडिड टैक्स, और ये वैट जो है वो राज्य सूची का विषय है। तो यहाँ बिक्री नहीं पूछा है, शराब के उत्पादन पूछा है। तो शराब के उत्पादन पर ऑप्शन ए केंद्र सरकार जो है वो टैक्स लगाती है। इसको आप ध्यान से समझेंगे, ठीक है। शायद इसकी आंसर शीट में ये गलत दे दिया है, आंसर शीट से मैच कर लेना। शराब के उत्पादन पर केंद्र सरकार टैक्स लगाती है, जबकि बिक्री पर राज्य सरकार लगाती है। अगला क्वेश्चन, किसने भारत में पहली बार व्यय कर लगाने का सुझाव दिया था? इनमें से किसने भारत में पहली बार व्यय कर लगाने का, व्यय कर क्या होता है? जैसे अभी किस पर टैक्स लगता है कि हम और आप जो कमाते हैं, जो पैसे कमाते हैं उस पर टैक्स लगता है, जिसे हम आय कर कहते हैं। लेकिन इनमें से एक अर्थशास्त्री ऐसा है जिसने कहा कि लोगों द्वारा जब पैसे खर्च किए जाएं उस पर भी टैक्स लगाया जाए तो उसे क्या कहा जाएगा? व्यय कर। ऐसा कहने वाले अर्थशास्त्री कौन थे? ए कलेस्की, बी कॉल्डर, सी आर जे चलैया, डी गौतम माथुर। राइट आंसर इज बी कॉल्डर। कॉल्डर ने कहा कि लोगों के खर्च करने पर भी टैक्स लगाना चाहिए। अच्छा हुआ सरकार ने इसे स्वीकार नहीं किया, लेकिन हम लोग, अगर ऐसा होता तो हम लोग कमाने पर भी पैसे देते और खर्च करने पर भी पैसे देते, तो हमारे पास कुछ बचता ही नहीं फिर, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत में कृषि आयकर लगाया जा सकता है? जैसे आयकर में जिन स्रोतों से आय होती है उनमें से अगर उसका स्रोत कृषि है, अगर किसी ने कृषि क्षेत्र से पैसे कमाया है तो उस पर कौन सा टैक्स लगेगा? आयकर। कौन लगा सकता है? ए राज्य सरकार, बी केंद्र सरकार, सी स्थानीय सरकार, डी केंद्र तथा राज्य सरकारें। ध्यान दीजिएगा, भारत में कृषि आयकर नहीं लगाया जाता। वर्तमान में भारत में कृषि आयकर नहीं लगाया जाता, लेकिन क्योंकि कृषि राज्य सूची का विषय है, अगर भविष्य में कभी कृषि पर आयकर लगता है तो राज्य सूची का विषय होने के कारण यह टैक्स कौन लगाएगा? राज्य सरकारें लगाएंगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नांकित में से किस पर कोई आयकर छूट नहीं है? ये जो पॉइंट दिए हैं इनमें से 3 ऐसे हैं जिनमें ग्राहक को टैक्स छूट मिलती है, लेकिन एक ऐसा है जिसमें टैक्स छूट नहीं मिलती। यानी कि सरकार ने कुछ ऐसा प्रावधान किया है कि सरकार द्वारा निर्धारित क्षेत्रों में अगर आप पैसे निवेश करते हैं तो आपको टैक्स में छूट मिलती है, पर इनमें से कोई एक ऐसा है जिसमें यह प्रावधान लागू नहीं होता। पहला है किसान विकास पत्र, दूसरा बी ऑप्शन राष्ट्रीय बचत पत्र, ऑप्शन सी लोक भविष्य निधि, ऑप्शन डी यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस योजना। तो राइट आंसर है डी, क्योंकि इस पर टैक्स छूट नहीं मिलती, बाकी तीनों पर टैक्स में छूट मिलती है। जैसे अगर आपने एक साल में, और इसकी छूट की मैक्सिमम लिमिट है 1.5 लाख, यानी कि अगर आप एक साल में 1.5 लाख रुपए तक इन क्षेत्रों में लगाते हैं, किसान विकास पत्र खरीद लेते हैं, राष्ट्रीय विकास पत्र बचत पत्र में लगा देते हैं, आप अपने पीपीएफ अकाउंट में, जीपीएफ में, ईपीएफ में, जो प्रोविडेंट फंड्स होते हैं 3 टाइप्स के होते हैं, पीपीएफ, जीपीएफ और ईपीएफ। जीपीएफ क्या होता है? जनरल प्रोविडेंट फंड, जो सरकारी कर्मचारी होते हैं उनके फंड को हम क्या बोलते हैं? जीपीएफ। जो प्राइवेट कर्मचारी होते हैं इनके फंड को हम बोलते हैं ईपीएफ, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, कर्मचारी भविष्य निधि। और जो कॉमन मैन होते हैं इनके लिए बैंक ने, जो सरकार ने योजना चलाई है, उसे हम बोलते हैं लोक भविष्य निधि, पीपीएफ, यानी कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड। इन तीनों में ही अगर आप एक वर्ष में अधिकतम 1.5 लाख रुपए तक का निवेश करते हैं तो यह सालाना टैक्स छूट आपको प्राप्त करेगी। यानी कि जितना टैक्स आप दे, जितनी लिमिट है आपकी टैक्स की, उसमें 1.5 लाख रुपए और ऐड हो जाएगा। लेकिन यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान इसमें नहीं आते, इसको हम बोलते हैं यूलिप। बहुत महत्वपूर्ण है यूलिप, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान का मतलब है ऐसे इंश्योरेंस जो कि शेयर मार्केट से जुड़े हुए होते हैं, यानी कि शेयर मार्केट से लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान को हम यूलिप कहते हैं।
और सिंपली इंश्योरेंस प्लान को टैक्स में छूट होती। जैसे मान लीजिए आपने कोई इंश्योरेंस लिया है, आपने LIC या कोई भी प्राइवेट कंपनी का इंश्योरेंस लिया है, तो इंश्योरेंस में जो आप प्रीमियम भरते हैं, किस्त भरते हैं, उसमें आपको टैक्स छूट मिलेगी। लेकिन अगर आपका जो इंश्योरेंस प्लान है वो शेयर बाजार से जुड़ा हुआ है, तब आपको टैक्स में मिलने वाली ये छूट समाप्त हो जाएगी, क्योंकि अगर आपका जो इंश्योरेंस प्लान है वो शेयर मार्केट से जुड़ा हुआ है, तब ये यूलिप के अंतर्गत आएगा और यूलिप टैक्स छूट सीमा में नहीं आता। बहुत महत्वपूर्ण है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयकर अधिनियम की धारा 88, ठीक है, आयकर अधिनियम की धारा 88 के अंतर्गत कर छूटों को समाप्त करने की अनुशंसा किस कमेटी ने की थी? यानी कि सरकार ने अलग अलग सेक्शंस में टैक्स छूट की एक लिमिट बना दी है कि अगर आप इन चीजों में पैसा लगाते हैं या इस तरह से करते हैं तो आपको टैक्स में छूट होगी। और उसका लाभ उठा करके बहुत सारे लोग टैक्स चोरी भी करते हैं, गलत डेटा भी तैयार कर लेते हैं। तो इनमें से कोई एक कमेटी है जिसने सरकार से कहा कि आप टैक्स छूट की सीमा समाप्त कीजिए, धारा 88 के तहत ऐसा मत कीजिए, बल्कि सरकार को यह चाहिए कि टैक्स को कम कर दे, लेकिन टैक्स में मिलने वाली जो छूट है उसको समाप्त कर दे, इससे टैक्स चोरी रुक जाएगी। तो ऐसा सुझाव देने वाले अर्थशास्त्री कौन थे? ऑप्शन ए चलैया कमेटी, ऑप्शन बी केलकर कमेटी, ऑप्शन सी रंगराजन कमेटी, ऑप्शन डी शोम कमेटी। राइट आंसर इज बी केलकर कमेटी। ये केलकर कमेटी क्या थी? ये विजय केलकर कमेटी थी और इसे वी केलकर कमेटी भी कहते हैं। बहुत ध्यान से समझिए, इसी विजय केलकर कमेटी की सिफारिश पर ही भारत में GST लागू किया गया। विजय केलकर कमेटी ने सिफारिश दिया था और इन्हीं के सुझाव को स्वीकार करके सरकार ने GST लागू किया था। तो कर सुधार के लिए सरकार ने कमेटी बनाई थी, केलकर कमेटी। इन्होंने सरकार को सुझाव दिया कि सरकार धारा 88 के तहत मिलने वाली कर छूट को समाप्त कर दे और इसके स्थान पर करों की दरें कम करे, ताकि लोगों को कम टैक्स देना पड़े, सभी लोग टैक्स दें, न कि इस छूट का लाभ उठा करके टैक्स चोरी को बढ़ावा मिले। बड़ा अच्छा सुझाव था इनका ये। अगला क्वेश्चन, केलकर टास्क फोर्स की सिफारिशों का संबंध किससे है? अब ये भी मैंने बताया, व्यापार, बैंक, विदेशी निवेश और कर। ये केलकर टास्क फोर्स क्या है? ये विजय केलकर टास्क फोर्स की बात हो रही है। तो विजय केलकर टास्क फोर्स की सिफारिशों का संबंध है करों से, यानी कि भारत में कर सुधार के संदर्भ में सुझाव देने के लिए सरकार ने केलकर कमेटी का गठन किया था। निम्न में से किस एक कर समूह को, जो कि केंद्र सरकार द्वारा एकत्र किए जाते हैं, राज्यों के साथ बांटा जाता है? तो बहुत सारे टैक्स ऐसे होते हैं जो केंद्र सरकार वसूल करती है, लेकिन उनमें एक हिस्सा राज्यों को देती है, और यह हिस्सा कौन तय करता है कि केंद्र के करों में राज्यों को कितना हिस्सा दिया जाए? ये वित्त आयोग तय करता है। तो वो कोर टैक्स कॉम्बिनेशन कौन सा है जिनमें से केंद्र सरकार राज्यों को उनकी भागीदारी देती है? ए आयकर निगम कर तटकर, बी आयकर निगम कर उत्पाद कर, सी उत्पाद कर आय परोपकर और निगम कर, डी उत्पाद कर आयकर उपकर और तटकर। तो राइट आंसर है बी आयकर, निगम कर और उत्पाद कर। ये ऐसे कर हैं जिनकी वसूली केंद्र सरकार करती है, लेकिन उनमें से एक हिस्सा राज्यों को दिया जाता है। और यह वित्त आयोग बताता है। वर्तमान वित्त आयोग की सिफारिश पर 42%, कहीं कहीं 41 दिया रहेगा, लेकिन कैलकुलेशन के आधार पर 42% हिस्सेदारी केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को दी जाती है। ये थे हमारे 20 क्वेश्चन के कलेक्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट भारतीय अर्थव्यवस्था से। इनको पढ़िए और डेली रूटीन से आपके लिए जो ये क्वेश्चन सेट भेजे जा रहे हैं, इनको पढ़ करके प्रैक्टिस करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि लंबे समय तक ये सारे मैटर आपको मिलते रहें, डेली के डेली ताज़ा मैटर आपको मिलते रहें। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है। फायदा उठाइए आरओ एग्जाम में इसकी पूरी। उसके बाद हम कंबाइंड टेस्ट पेपर लेकर के आएंगे। अभी हम सब्जेक्ट वाइज दे रहे हैं, उसके बाद हम कंबाइंड टेस्ट पेपर सीरीज पूरी आरओ के लिए लेकर के आएंगे। थैंक यू।